हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है मैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ डिजीज़। और डिजीज़ की जो काजेज़ हैं, किससे होता है, वो भी पढ़ेंगे। और बहुत जो टर्म्स आगे हम इसमें बहुत सारे टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिजीज़ का कंसेप्ट, डिजीज़ है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सिर्फ डिफ़ाइन हेल्थ को किया है, ना कि डिजीज़ को। इसलिए क्योंकि डिजीज़ की ना बहुत सारी शेड्स होते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ ये होता है कि आपको कभी कभार बीमारी होती है, कभी कभार आप सेहतमंद होते हो, ठीक है। तो वो डिफरेंट शेड्स होती हैं डिजीज़ की। कभी कभार आप में ना इन अपरेंट केसेस होते हैं, मतलब कि आप में बीमारी होती है लेकिन आपको नहीं पता कि आप में कोई बीमारी है। तो कभी कभार आप में सीवियर बीमारी भी होती है, सीवियर इलनेस होती है। तो वही होता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना सिर्फ हेल्थ को डिफाइन किया था, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है हेल्थ। और जो WHO ने इसकी टर्म भी दी थी, वो भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने सिर्फ WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है, ना कि डिजीज़ को। इसलिए क्योंकि इसके डिफरेंट शेड्स हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ मतलब आप डिजीज़ के बहुत सारे शेड्स होते हैं। कभी कभार आप कभी ठीक होते हो, कभी आप में माइल्ड इलनेस होती है, कभी सीवियर इलनेस होती है। तो वो कहलाता है आपका सीवियर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, ठीक है। कुछ डिजीज़ जो है वो एक्चुअली कॉमन्स एक्चुअली होते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग से होता है। कभी कभार जो है आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, जैसे जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो भी डिजीज़ हैं। तो डिजीज़ ना अलग अलग तरीके की होती हैं, इस वजह से जो है डिजीज़ को अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। कभी कभार जो है आप में ना इन सम डिजीज़ कोई किसी बंदे को ना वो एज ए कैरियर होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल टाइफाई की बात करें, किसी बंदे में टाइफाई है, उसे पता ही नहीं कि उसे टाइफाई है, वो एज ए कैरियर है उस टाइफाई ऑर्गेनिज्म का। तो वो फैलाता जा रहा है वो डिजीज़ को, ठीक है। खुद वो कैरियर है लेकिन उसमें साइन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बाकियों को वो फैलाता है डिजीज़, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कैरियर। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन सम डिजीजेस कैरियर स्टेट्स ओकोर्स इन विच द इंडिविजुअल रिमेन्स आउटवर्डली हेल्दी, वो खुद हेल्दी रहता है, एंड इज एबल टू इन्फेक्ट अदर, बाकी को वो इन्फेक्ट करता है। जिस तरह से इन्हें एग्जांपल टाइफाई भी दिया है यहाँ पे, टाइफाई फीवर। कुछ केसेस में जो होता है ना, जो है यहाँ पे आप देखें, इन सम इंस्टेंसेस द सेम ऑर्गेनिज्म में काज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टाइफाई की बात करें, टाइफाई जो है साल्मोनेला टाइफाई से होता है। तो ये साल्मोनेला टाइफाई जो है ना, इससे कोई और बीमारी सेम हो, इन सम इंस्टेंसेस द सेम ऑर्गेनिज्म, सेम यही ऑर्गेनिज्म करता है मोर देन वन डिजीजेस, ठीक है। मोर देन वन डिजीजेस कॉज करता है सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी डिजीजेस कर सकते हैं। तो यही है, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है डायरिया की। तो एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, इन सम केसेस द सेम डिजीजेस मे बी काज्ड बाय मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो ये डिजीज़ होती है ना, वो मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम करती है। मतलब टाइफाइड, अगर डायरिया की बात करें, आपका डायरिया की बात करें, वो एक ही ऑर्गेनिज्म से नहीं होती, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होता है। तो इसका मतलब यही होता है। तो डिजीज़ को इसीलिए जो है अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से आदमी से यहाँ पे ये इन्होंने कहा, इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये हमारा है नहीं। अब लास्ट पे जो है, यहाँ पे जो डिजीज़ का आउटकम निकल के आ जाता है ना, वो देखते हैं। ये आपका जो आउटकम निकल के आ जाता है ना डिजीज़ का, वो देखते हैं हम। या तो एंड पॉइंट जो डिजीज़ का होगा ना, वो फाइनल आउटकम आपका या तो रिकवरी हो सकती है, या तो डिसेबिलिटी हो सकती है, या तो डेथ हो सकती है डिजीज़ से। या तो रिकवरी में आप आ सकते हो, या कोई डिसेबिलिटी कर सकती है वो डिजीज़, या अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर डेथ हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं हम काजेशन ऑफ डिजीज़ में। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ काजेशन, यानी कि जो डिजीज़ होती हैं वो होती कैसे हैं, ठीक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड आप याद रखें। इस ट्रायड का मतलब होता है कि कोई तीन चीज़ें हैं, ठीक है। कोई तीन चीज़ें मिलके जो है
काज कर सकती हैं डिजीज़ को। इसका मतलब ये होता है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आप याद रखें, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ये 3 चीज़ें जब आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे तब जाके जो है डिजीज़ काज हो सकती है, डिजीज़ काज हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, फैक्टर्स 3 ऐसे हैं जिनसे जो है जब वो आपस में मिलेंगे तब जाके जो है डिजीज़ काज करेंगे। अब यहाँ पे इसे हम कहते हैं एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। इन तीनों को यहाँ पे मिला के यहाँ पे इन्होंने ना ये दिया हुआ है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। इन तीनों की इंटरेक्शन जब होती है तो डिजीज़ काज होती है। यहाँ पे अगर आप बीच में इसमें टाइम लगाओगे ना, टाइम, तो इसे हम फिर कहते हैं एपिडेमोलॉजिकल एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल हम कहते हैं। अगर टाइम भी, अगर इसमें टाइम को भी हम लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम टाइम में भी लेते हैं, तो हम इसे एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल कहते हैं। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड कब कहते हैं? जब इसमें टाइम ना हो। टाइम से मतलब याद रखें, याद रखें, मैं बता रहा हूँ, टाइम से याद रखें इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना डिजीज़ का, तो वो टाइम कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये बात याद रखें। तो हमने क्या पढ़ा? एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड और एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल होती क्या है। आगे हम इन्हीं का इंटरेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ना कहा ना कि ये 3 चीज़ें, एजेंट्स, होस्ट और एनवायरनमेंट, इन तीनों को पढ़ते हैं। कौन कौन एजेंट, कौन कौन है, होस्ट कौन कौन है, एनवायरनमेंट कौन कौन, में इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जिनसे जो है इंटरेक्शन होने के बाद डिजीज़ काज हो जाती है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे देखें एजेंट फैक्टर्स। एजेंट हम देखते हैं, एजेंट होता क्या है। एजेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होता क्या है। सिंपली याद रखें, एजेंट्स वो होते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जिनके होने या ना होने से डिज़ीज़ हो सकती है। यानी कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो डिज़ीज़ काज करते हैं। वो एजेंट्स जो डिज़ीज़ काज करते हैं उन्हें हम एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये एजेंट्स जो है ना 5 ग्रुप्स में मोस्ट क्लासिफाइड होते हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट एजेंट्स हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आप देख लें, यहाँ पे जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं आपके, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, फंजी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, तो ये सारे जो है होते हैं फाउंड इन द रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन। मैन में ये एज एजेंट का काम करते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रेंट एजेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन एजेंट में आप देख लें, आपके प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। इनके एक्सेस होने से या इनकी डेफिशिएंसी होने से आप में न्यूट्रिशनल डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशनल एजेंट। हम एजेंट्स पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखें। आगे जो है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स हम देखते हैं इसमें। फिजिकल एजेंट्स में आपके आते हैं हीट, कोल्ड, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, केमिकल एजेंट्स भी देख लें, इसमें आपके मेटल्स आते हैं, लेड फॉर एग्जांपल, फ्यूम्स, डस्टस, गैसेस। ठीक है, इनसे भी जो है ये भी एज एजेंट का काम करते हैं। और है यहाँ पे मैकेनिकल एजेंट्स। क्रोनिक फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस में काज ट्रामा, इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। तो ये भी एजेंट्स, एज एजेंट्स यहाँ पे हमने पढ़े ना 5 एजेंट्स हैं। तो हमने सबसे पहला देखा एजेंट फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं। इसमें 5 हमने पढ़े, बायोलॉजिकल एजेंट्स, न्यूट्रेंट एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल और मैकेनिकल एजेंट्स। अब आगे चलते हैं हम होस्ट फैक्टर्स। सबसे पहले हमने एजेंट देखा, अब हम देखते हैं होस्ट फैक्टर्स। यानी कि होस्ट में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे उसे डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। सबसे पहले इसमें एज आता है। तो कुछ डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, एज मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स में होती हैं। जैसे मीज़ल्स होती है चाइल्ड हुड में, कैंसर जो है वो मिडल एज ग्रुप में होता है, और थीरोस्क्लेरोसिस होती है ओल्ड एज पीपल्स में। तो एज भी डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड होस्ट फैक्टर्स करते हैं। इसी तरह से सेक्स, यानी कि मेल है फीमेल है। ठीक है, तो जहाँ पे हम डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है और हार्ट डिजीज़ मेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सेक्स डिफरेंस इसके बेस्ड भी जो है डिजीज़ होती हैं। आगे जो हेरिडिटी, तीसरा फैक्टर हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में जो है आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा आपका
आपको डिजीज़ होगी नहीं होगी, कोई हेरिडिटी डिजीज़ भी हो सकते होती हैं, जिस तरह से आपका हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एल्बिनिज्म हो गया। तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, ये हेरिडिटी पर भी आपका होस्ट फैक्टर करेगा मैटर। तो ये सारे डिजीज़ यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिफ्ट प्लेट, स्पाइना बाइफिडा, ये सारे जेनेटिक फैक्टर्स की ही होते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेंटल डिजीज़, तो ये सारे होते हैं हेरिडिटी की वजह से। आगे जो है न्यूट्रिशनल, अगर आप न्यूट्रिशन पे भी फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है होस्ट फैक्टर का, जहाँ से आप जैसे अगर आपने पुअर न्यूट्रिशन लिया तो ये डिजीज़ हो सकती है, क्वशिकॉर, एनीमिया हो सकता है। तो ये भी न्यूट्रिशनल पे डिपेंड करता है। आगे जो है ओक्यूपेशन, कौन सा ओक्यूपेशन है आपका, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। कस्टम और हैबिट्स, आपके रीति रिवाज और आपके हैबिट्स क्या क्या हैं, उस पर भी। स्मोकिंग अगर आप करते हो उससे आपका ऑरल और लंग कैंसर हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं होस्ट फैक्टर्स में आते हैं। तो होस्ट फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे आप देखें, एज पढ़ा, सेक्स पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ी, न्यूट्रिशनल, ऑक्यूपेशन, कस्टम एंड हैबिट्स, ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर, जैसे मतलब लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं करता, अगर उनने वो मुलव्वस था अल्कोहल पीने में, तो ये भी आपकी हेल्थ पर असर कर सकते हैं, ठीक है। हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा, उसमें हमने एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, हमने एजेंट भी देखे, होस्ट भी देखा, अब हम एनवायरनमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में जो है ये यहाँ पे डिवाइडेड उन्होंने 3 कंपोनेंट्स में से किया है, आगे हम वही देखते हैं। तो एनवायरनमेंट में 3 कंपोनेंट्स आपके आते हैं, सबसे पहला फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका वही हो गया जो आप फिजिकली अनसेफ वाटर पीते हो, कंटेमिनेटेड सॉइल, पुअर हाउसिंग, लेक ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटीज़, ये भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे जो है डिजीज़ हो सकती है, काज हो सकती है। आगे जो है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें आपका डिजीज़ जो होती हैं वो मतलब एनिमल से, इंसेक्ट से, रोडेंट से, तो ये भी आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो ये भी काज डिजीज़ कर सकती हैं जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में आपका यही आ गया है, रीति रिवाज, कस्टम्स, हैबिट्स, कल्चर, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी आपकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा, आपका काजेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। और भी आगे फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स भी आधे होते हैं, जैसे जो है मनी डिजीज़, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि तो यहाँ पे ना कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनमें एजेंट मौजूद नहीं होता है जो काज करता है डिजीज़, बट फिर भी डिजीज़ होती हैं। तो जैसे कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, कैंसर, पेप्टिक अल्सर, मेंटल इलनेस, ठीक है, यहाँ पे एजेंट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो एटियोलॉजी यानी कि काज जो होता है ना, जनरली डिस्कस, जो काज होता है ना उसको हम रिस्क फैक्टर ही कहेंगे, रिस्क फैक्टर से ही होते हैं ये डिजीज़। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, किस किस वजह से क्या रिस्क फैक्टर कौन रहता है किस डिजीज़ के लिए। तो यहाँ आप देख लें, यहाँ पे बायोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, एज ग्रुप, इन्फेंट्स में 2 बर्थ वेट क्यों रहता है फीमेल्स में। तो फिज़िकल सिचुएशंस भी इनने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा देख लें, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे हम देखते हैं, अब हमने जो है हमने पढ़ा ना, यहाँ पे इनने हार्ट डिजीज़ दी है कि होती किसे, स्मोकिंग से, हाई ब्लड प्रेशर, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कैंसर के लिए ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रोक से ये वाले रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो ये इनने दिया हुआ है कौन से डिजीज़ के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था डिजीज़ साइकिल, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम काजेशन ऑफ डिजीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कुछ थ्योरीज थी, जैसे ओल्ड थ्योरी थी, ठीक है। इसे हम ओल्ड थ्योरी में ये आती थी सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो ये जो सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज़ थी ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कह रहा था ये कर्स ऑफ गॉड है, ये मतलब अल्लाह की तरफ से हैं, आपके भगवान की तरफ से हैं, जो भी डिजीज़ आती हैं, एंड इवल्स आई, बदनज़री की वजह से हैं ये डिजीज़ होती हैं। और ये बाकी भी जो थ्योरीज हैं ना, जैसे थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब कि अपने आप ही होती हैं, ये ओल्ड थ्योरीज़ में
होती थी कि खुद ही होती हैं, स्पॉन्टेनियसली, गॉड, कर्स ऑफ गॉड, अल्लाह की मतलब वजह से हैं, आपका जो आपने जो किया है कर्म उसकी वजह से, आपने जो किया है उसकी वजह से ये डिजीज़ आ गई हैं। ठीक है, तो एक लेप्रोसी, यहाँ पे आप याद रखें, लेप्रोसी एक ऐसी डिजीज़, ये पॉइंट याद रखें, लेप्रोसी एक ऐसी डिजीज़ थी जो इन एंशंट टाइम्स में कहते थे कि ये जो है कर्स ऑफ गॉड है, लेप्रोसी डिजीज़। ये मुझे याद आ गया अचानक, लेप्रोसी, लेप्रोसी एक डिजीज़ है जो कर्स ऑफ गॉड की वजह से डिजीज़ है। ठीक है, आगे जो है मॉडर्न थ्योरीज में हम सबसे देखते हैं, इसमें जो है मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी कहते हैं कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिज़ीज़ काज करते हैं, एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपका जो है डिज़ीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और एक मॉडर्न थ्योरी में यहाँ पे जर्म थ्योरी है। तो इस जर्म थ्योरी के यहाँ पे इन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, इसमें जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और जो फिर डिजीज़ काज करते हैं, जर्म थ्योरी। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर, एयर, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होती है। तो मल्टीफैक्टोरियल ने कहा कि एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हमने पढ़ा, और इसमें है वेब ऑफ कॉजेशन, और एक वेब ऑफ कॉजेशन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। वेब ऑफ कॉजेशन मतलब होता है कि जिस तरह से आपके मतलब बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, इनमें से जो कोई भी एक इन्फेक्ट हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट में कोई मतलब इन्फेक्शन हो या इंसेक्ट्स में, तो वो एक वेब बनता है, एक जाल बनता है, एक वेब बनता है जिसमें जो है बाकी को वो डिजीज़ होती है। एक जाल, अगर इनमें से किसी एक को भी जो है डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्ट होते हैं, तो वो सारे यहाँ पे प्लांट्स भी इन्फेक्ट होंगे, फिर इंसेक्ट्स भी इन्फेक्ट होंगे, ह्यूमन्स भी इन्फेक्ट होंगे। तो एक जाल बिछाया जाता है अगर इनमें से किसी एक को भी डिजीज़ हो। तो ये वेब ऑफ कॉजेशन जो थ्योरी थी ये बता रहा है कि एक वेब, जाल बन जाता है जब किसी भी लाइफ फॉर्म में जो है डिजीज़ या इन्फेक्ट हो, कोई भी लाइफ फॉर्म इन्फेक्ट हो, तो जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस बाकी यूँ को भी करता है, जैसे प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, ह्यूमन्स को भी वो इन्फेक्ट फिर करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब हम पढ़ते हैं डिजीज़ साइकिल। ये जो डिजीज़ है ये इसका साइकिल हम पढ़ते हैं, डिजीज़ साइकिल। इसमें ना आप 3 चीज़ें याद रखें। सबसे पहले जो है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड याद रखें। पहला जो इसमें आता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। अब दूसरा जो है हम देखते हैं, एक पहला जो है इंक्यूबेशन पीरियड, सेकंड जो है यहाँ पे प्रोड्रोमल पीरियड, तीसरा है फेस्टिजम, चौथा है डेफरवेनस। ठीक है, तो जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड पहला जो था ना, पहला इंक्यूबेशन पीरियड, वो आपका जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है ना, उसका एंट्री जब बॉडी में होती है, फिर जब वो पहले साइन सिम्टम्स दिखाता है उस ह्यूमंस में जिसमें वो एंटर हो जाएगा, तो उसके इंटरवल से उसके जब तक वो साइन सिम्टम शो अप करेगा, उस स्टेज को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम उसे कहते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द बॉडी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। दूसरा जो है प्रोड्रोमल पीरियड, तो इसमें जो है ये 1 to 4 डेज रहता है। इसमें आपके साइन सिम्टम्स थोड़े से इंक्रीज़ होने लगते हैं, ज़्यादा शो अप होने लगते हैं, उस स्टेज को हम प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। फेस्टिजम में जो है आपके साइन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आपकी डिजीज़ पीक पे होती है, उसको हम फेस्टिजम, इसको इस तरह से याद रखें, फास्ट। तो फास्टली आपकी जो साइन सिम्टम्स बहुत जल्द आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो इसमें जो है आपका डायग्नोस पॉसिबल हो जाता है करना फेस्टिजम में। डेफरसेंस में आपका जो है पेशेंट जो है वो फिर बेटर फील करता है।
इसमें दो टर्म्स आती हैं, उसका जो एक्चुअली ना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होता है और रिकवरी पोजीशन में आ जाता है। अब ये कन्वल्सेंस और डिफेक्शन दो चीज़ों से होता है। कन्वल्सेंस जो है ना, ये पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, बहुत जल्द हो जाती है, सबसे ज़्यादा फास्ट स्टेज अगर हो जाती है ना रिकवरी, तो उसे कन्वल्सेंस हम कहेंगे। डिफेक्शन में जो है आप जो रिकवरी होती है ना, पेशेंट की रिकवरी मतलब ठीक ठाक तरीके से होती है, एक नॉर्मल कंडीशन की तरीके से होती है, बट कन्वल्सेंस में बड़े फास्ट तरीके से रिकवरी हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये था साइकिल। साइकिल में हमने 4 पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा हमने पढ़ा प्रोडर्मल पीरियड, तीसरा फेस्टिजम, चौथा डिफरवेसेंस। ठीक है, तो इसमें ये हमने पढ़े कन्वेंसेंस और डिफेक्शन। आगे हम पढ़ते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज़, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। अब देखते हैं हम आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या होता है। ठीक है, आइसबर्ग फिनोमेना को समझने से पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं। ये एक आइस, सबसे पहले समझते हैं आइसबर्ग होता क्या है। ये बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है एक समंदर में। ऊपर से ये छोटा सा टिप दिखता होगा आपको, लेकिन नीचे से जो है इसकी, अगर 10 की हम बात करें ना, 10 पॉइंट्स की, 9 पार्ट्स इसके नीचे होते हैं और एक पार्ट इसका आपको दिखने में आपको दिख रहा होगा, ये 1 पार्ट। तो 9 पार्ट्स इसके, इतना ही ये बहुत ज़्यादा समंदर के नीचे होता है। तो यही फिनोमिना इन्होंने डिजीज़ के रिलेटेड किया है कि आइसबर्ग फिनोमिना एक डिजीज़ के ही तरीके की होती हैं, एक कम्युनिटी में आइसबर्ग फिनोमिना जैसी होती है। अब ये फ्लोटिंग टिप जो है ना, फ्लोटिंग टिप, इसमें इसमें जो ये फ्लोटिंग टिप आइसबर्ग का, इसमें क्लिनिकल केसेस और डायग्नोस्टिक केसेस, यानी कि आपके वो केसेस होते हैं जिनमें आप डिजीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जिन डिजीज़ का डायग्नोज किया जा सकता है। आप साइन सिम्टम्स देखते हो, साइन, ये बात याद रखें, इसमें आप साइन सिम्टम्स देखते हो। फ्लोटिंग टिप यानी कि आपको अच्छे से दिख रहा है ये पेशेंट है ना, ये आपको ऐसे भी दिख रहा होगा। तो इसी से इन्होंने इसको कंसिडर किया है फ्लोटिंग टिप से, कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिखता है कि डिजीज़ है कम्युनिटी में, डिजीज़ है, तो उसको आप डायग्नोज भी अच्छे से कर सकते हो। आगे जो है ना, ये वाला सबमर्जेड पोर्शन आइसबर्ग का, इसमें आपके लेटेंट केसेस आते हैं, इनअपरेंट केसेस आते हैं, प्री सिम्टोमेटिक केसेस आते हैं, अनडायग्नोस्टिक केसेस आते हैं, कैरियर्स आते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके वो केसेस जो हिडन ही रहते हैं, उनमें जो है, उनमें बीमारी होते हैं लेकिन वो उनको पता ही नहीं चलता। कम्युनिटी में ऐसे भी केसेस होते हैं, उनमें बीमारी होती हैं, इनअपरेंट केसेस होते हैं, जैसे प्री सिम्टोमेटिक केसेस भी होते हैं, अनडायग्नोज्ड केसेस भी होते हैं, कैरियर्स भी होते हैं। कैरियर्स मतलब जिसको बीमारी हो, उसे खुद है बीमारी लेकिन उसे नहीं पता, लेकिन वो एज ए कैरियर का काम करते हैं, बाकियों को फैलाने का काम करते हैं। अनडायग्नोज्ड केसेस भी हैं। इसी तरह से प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक थोड़े से, प्री सिम्टोमेटिक बहुत सारे कम सिम्टम्स उनमें हैं। इन अपरेंट केसेस मतलब कि आप में जो है जो केसेस हैं वो आप में अच्छे से नहीं दिख रहे हैं कि आप में बीमारी है नहीं है, इन अपरेंट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या है, कंफर्म नहीं है इसमें बीमारी है नहीं है। तो ये कहलाता है आपका सबमर्जेड पोर्शन। सबमर्जेड पोर्शन में ये सारे आते हैं, और फ्लोटिंग टिप में आपकी क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक केसेस आते हैं। वाटर लाइन में आपके इसके बीच में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर इस वाले फ्लोटिंग टिप में लेते हैं, ये डायबिटीज़ पेशेंट है, ठीक है, तो ये वाटर लाइन बॉर्डर जो है ना आपका प्री डायबिटिक पेशेंट कहलाएगा, प्री डायबिटिक। इसमें हाँ हाँ, इसमें हो सकता है डायबिटीज़, तो ये डायबिटीज़ थोड़ा सा इसमें इसी को हम वाटर लाइन बाउंड्री कहते हैं, यानी कि बाउंड्री बिटवीन सबमर्जेड पोर्शन और फ्लोटिंग टिप के बीच में। तो ये होती है आइसबर्ग फिनोमिना। ठीक है, जिसमें जो है फ्लोटिंग टिप आपका क्लिनिकल केस अच्छे से आप साइन सिम्टम्स देखते हो, वाटर लाइन जो है आपका इसमें आप इसके बीच का देखते हो, मतलब कि जिस तरह से अगर इसमें डिजीज़ है तो इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा, थोड़े से सिम्टम्स आप डायग्नोस कर सकते हो, हाँ हाँ इसमें ये इस स्टेज पे आया है, इसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये हिडन केसेस होते हैं, इन सारे सबमर्जेड पोर्शन में आपके हिडन केसेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आप याद रखें, जो आपका फ्लोटिंग टिप है ना, फ्लोटिंग टिप, इसमें जो है आपके फिजिशियंस देखते हैं, ये फिजिशियंस का काम होता है। फिजिशियंस फ्लोटिंग टिप आपकी कम्युनिटी में देखते हैं, कम्युनिटी में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट
एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखें, जो क्लिनिशियंस हैं ना, क्लिनिकल मतलब कि जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं वो कंसर्न होते हैं फ्लोटिंग टिप, यानी कि ये क्लिनिकल केस और डायग्नोस्टिक केसेस। तो यहाँ पे ना फ्लोटिंग टिप पे आप क्या करते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करते हो। मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे, साइन सिम्टम आप कोई पेशेंट आया, उसने साइन सिम्टम्स बताए, आपको लगा, फिजिशियन को लगा कि इसने ये साइन सिम्टम्स बताए, तो हो सकता है इसमें इसको जो है इसको टीबी हो, तो आप उसको जो है सिपिटम के लिए कह रहे हो क्यों, सिपिटम टेस्ट करें। तो डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक केसेस में। आगे जो है ये सबमर्ज्ड पोर्शन जो है ना, सबमर्ज्ड पोर्शन आपका सबमर्ज्ड पोर्शन, अब ये देखते हैं। यहाँ पे टेक्नीशियंस थे ना, फ्लोटिंग टिप में टेक्नीशियंस ये देखते थे डायग्नोस्टिक क्लिनिकल केसेस। सबमर्ज्ड पोर्शन में आपके एपिडेमोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो इस पे कंसर्न करते हैं, इन सबमर्ज्ड पोर्शन पे, लेटेंट केस, इनएपरेंट केसेस, प्री सिम्टोमेटिक केसेस एंड डायग्नोस्टिक केसेस, कैरियर्स पे, ठीक है, एपिडेमोलॉजिस्ट। और यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है। मतलब कि जिसको आपको लगे कि आप को लगे कि इन मतलब जिस पे शक हो तो आप उनके टेस्ट्स करें, स्क्रीनिंग करें, तो आपको फिर पता चलेगा। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है, यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो। उसने वहाँ से साइन सिम्टम्स बता दिया, आपने यहाँ से उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बता दिया, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीनिंग करते हो। सबमर्ज्ड पोर्शन में आप स्क्रीनिंग करते हो, और कौन इस पे कंसर्न होता है, एपिडेमोलॉजिस्ट। ये पॉइंट याद रखें, यहाँ पे कंसर्न जो होता है ना, कंसर्न जो करता है सबमर्ज्ड पोर्शन पे, वो एपिडेमोलॉजिस्ट करते हैं। और एक तो एपिडेमोलॉजिस्ट, दूसरा जो मैंने कहा ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। जो हिडन पोर्शंस होते हैं आप स्क्रीनिंग करें, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस किस को बीमारी है, ये हिडन पोर्शंस है, यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये था आइसबर्ग फिनोमिना, ठीक है। अब इसमें ये वाटर लाइन जो है ना, ये डिमार्केशन बिटवीन फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज्ड पोर्शन के बीच में होता है। जैसे यह मैंने कहा ना, ये अगर यहाँ पे हम मानते हैं ये डायबिटीज़ पेशेंट है, लेकिन ये वाटर लाइन पे ये प्री डायबिटिक होगा, प्री डायबिटिक। अगर ये हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्री हाइपरटेंशन पेशेंट कहोगे, ये प्री हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, ठीक है। बस यही फिनोमिना यहाँ पे भी ने एक्सप्लेन की है कि एक कम्युनिटी में जो है ना, एक कम्युनिटी में अगर डिजीज़ है तो उसको कंपेयर किया गया है आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़, आइसबर्ग ऑफ जो है फ्लोटिंग टिप के साथ इसे कंपेयर किया गया है, जिसमें जो है जो फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग होता है वो फिजिशियंस देखता है, मैंने कहा ना फिजिशियंस देखता है, जिसमें आपके क्लिनिकल केसेस आते हैं। और होता है सबमर्ज्ड पोर्शन आइसबर्ग का, जिसमें हिडन केसेस होते हैं, जिनमें लेटेंट, इनअपेरेंट, प्री सिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्टिक केसेस होते हैं। तो ये था आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। अब इसमें दूसरा पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।